हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो हैव बीन वेरी वेरी गुड। आज एक बड़ा ही खुशी का दिन, इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है एंड मेरे यहाँ तो पटाखे फूट रहे हैं। क्या पता आपको भी आवाज़ सुनाई दे, ठीक है ना? जैसा कि मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम में, याद करो कि जैसे ही आपका फाउंडेशन इंटर का रिजल्ट आउट होगा वैसे ही इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स भी रिलीज कर देगा एंड वैसा ही हुआ। आज आपके फाउंडेशन एंड इंटर के सुबह 10 बजे रिजल्ट आए, 10 साढ़े 10 बजे, एंड रात को 10 बजे समझ लो आपका सजेस्टेड आंसर आ गया। एंड वो सजेस्टेड आंसर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पोर्शन के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ अभी, जिसमें आपके संग वो आंसर डिस्कस करूंगा। क्यों? रीजन इज बहुत सारे लोग ना, मैंने YouTube में एक वीडियो बनाया था आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर्स FM के आंसर्स का डिस्कशन करने के संग, ठीक है। मैंने खुद आंसर सॉल्व करके आपके संग हैंडेड आंसर्स प्रेजेंट किए थे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का वहां पे कमेंट आया था कि सर हमारे आंसर सिर्फ आपके आंसर्स के संग ही मैच कर रहे हैं, अगर आपका आंसर राइट है तो हम पास हो जाएंगे सर, वरना आई डोंट नो कैसा होगा। इस बार ना ऐसा पेपर आया था आपका FM का स्पेशली कि कितने सारे टीचर्स एंड फैकल्टीज ने तो आंसर रिलीज ही नहीं किया, आपका आंसर आया ही नहीं बहुत सारे जगह से। वाई? बिकॉज द पेपर वॉज रियली वेरी एम्बिगुअस एंड मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारी बातें चल रही थी। तो बट उस सिचुएशन में भी मैंने तो आंसर रिलीज किए थे आपके लिए एंड एक बार मैं देखता हूं कि क्या रहा हमारा आउटकम। आईसीआई के सजेस्टेड एंड मेरे आंसर्स में क्या मैच खाया नहीं खाया, कैसा रहा, एक बार फटाफट वो देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो छोटा वीडियो रखेंगे, बहुत लंबा नहीं करूंगा, आप फटाफट मेरे संग संग आंसर्स देखते चलना, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। टेलीग्राम में आपको मैं सारी चीजें डाल दूंगा वापस, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। एक बार फटाफट फुल स्क्रीन में आते हैं। यहाँ पे मेरे संग देखो, सजेस्टेड आंसर्स के लिए क्या करना है सर, आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स लिखोगे गूगल में, उसको ओपन कर लोगे फटाफट। पहला लिंक को ओपन करते इंटरमीडिएट में जाना है, फिर जनवरी 26 आ चुका है उसमें जाओगे, जो भी पेपर का आपको चाहिए फटाफट डाउनलोड कर लोगे। मैं गया FMSM पे एंड मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, दिस इज द पेपर, ठीक है। आपका सजेस्टेड आंसर है इधर, ठीक है ना। सजेस्टेड आंसर जनवरी 26, पेपर नंबर 6, FMSM इंटरमीडिएट कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे संग देखो, इस बार इन्होंने अच्छा से ना फर्स्ट पेज कवर पेज भी दिया है, स्टैंडर्ड बढ़ाया थोड़ा अपना, ठीक है, वरना ये देता नहीं है हर बार। चलो कोई बात नहीं, आओ। FM एंड SM का ये है आपका आंसर, यहां से जनरली स्टार्ट होता था, अब कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलो आ जाओ। अब ना आपके संग एक एक करके ना पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन रीड करके तो डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार फटाफट क्विकली देखते हैं कि कुछ सरप्राइजिंग है क्या हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। साथ साथ मेरे संग संग देखते चलो, आओ। पहला क्या था हमारा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, FM पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे को मालूम है क्या था सर, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आया था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या एम्बिग्विटी थी इसमें, मैं आता हूं उस पर, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, WCC निकालने का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं वैसा ही से ये क्वेश्चन आया था। गाइज पटाखे फूट रहे, आपको आवाज आ रहा होगा मे बी। अब सुनो मेरे संग संग बात, ठीक है। पहला पार्ट क्या था सर, केई निकालने का पार्ट था, बड़ा ही सिंपल पार्ट है केई निकालने का, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सबने निकाल लिया होगा। केई का आंसर आया था सर 16% एंड 12.5%, तो ये 16 एंड 12.5 इज राइट। मैं जो आंसर अब यहाँ पे टिक कर रहा हूं ना सजेस्टेड आंसर में, ये आपका एकदम राइट आंसर है, इंस्टीट्यूट के भी यही आंसर्स है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अब मैं अपने आंसर्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे के आंसर्स मैंने देखे हैं तो वही मार्क कर रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है। रिडेम्पशन वैल्यू निकालने बोला था, इसका आंसर क्या था, 600 कुछ 12 था शायद। रिडेम्पशन वैल्यू का आंसर फटाफट कैलकुलेट नहीं कर रहा, हाँ अभी 612 का आंसर था, ये भी राइट है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ फटाफट, ठीक है। कहां दिक्कत आएगी, आता हूं। आपका आया कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब यहां पे आपको आया थोड़ा दिक्कत, कैसे, इधर आओ। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। सर इस क्वेश्चन में ना आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपने किया सर नॉर्मल केडी के जैसे इसको कैलकुलेट, आपको पता आरवी आया था 612.62, तो उसको आपने ऊपर से ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम इज एनपी में, ये एनपी हमने लिया 100, रीजन इज इधर आएंगे वापस, ये क्वेश्चन में आना पड़ेगा इसके लिए। क्या लिखा है, 10% ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच आर इशूड। ये मैंने इशू प्राइस है, राइट, हाँ ये मेरा क्या है, इशू प्राइस है। At maturity, debentures will have an option to convert, ठीक है। फिर बोला current market price is 120. Now the students are feeling, sir why we are not taking NP as 120? अब मेरे को एक बात बताओ, NP as 120 ले सकते हो, you are absolutely right, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 120 होगा। पहला अप्रोच भी 120 ही होना चाहिए था, मैं आपके संग उस बात में भी एग्री हूं। अगर लेकिन ना 120 के संग अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आंसर आपका ये चारों में से कुछ नहीं आएगा सर, ये चारों में से कोई भी आंसर नहीं आएंगे अगर आप उसको सॉल्व करके देखोगे, करो खुद से। तो व्हाट इज द रीजन आप फिर 120 के लिए जिद्दी कर रहे हो सर। सितंबर 25 में जो आपका सजेस्टेड आंसर्स आया है ना, सितंबर 25 का जाके पेपर देखो। प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए ना, प्रेफरेंस केपी निकालने के लिए
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए उन्होंने क्या किया मालूम है आपको? वहां पे उन्होंने इश्यू प्राइस पे भी सॉल्व किया है और देके आपके लिए एनपी पे भी इसको सॉल्व किया है, मतलब सीएमपी पे भी इसको सॉल्व किया, करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको सॉल्व किया उन्होंने। सर दो आंसर्स दिए उन्होंने, इश्यू प्राइस पे भी सॉल्व करके दिया है, करंट मार्केट प्राइस भी सॉल्व करके दिया है। तो यहां पे भी उनका अप्रोच और अब लॉजिक क्या लग रहा है कि सर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप। एनपी के में आप या तो आईपी ले लो इश्यू प्राइस, या तो आप सीएमपी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन में सर इश्यू प्राइस से ही करना पड़ा बिकॉज सीएमपी के संग एक भी आंसर बैठता नहीं। एग्जाम में अगर आपने सीएमपी से स्टार्ट किया होगा तो आपको बड़ा तकलीफ हुआ होगा, आई अंडरस्टैंड। अब उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टूडेंट ने आईपी से किया एक बार में स्टार्ट, उसका तो एक बार में आंसर आ गया होगा, उसको तो इतना पता भी नहीं क्या चल रहा है, वो सोच रहा होगा क्यों लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WACC निकालना, WACC निकालने का तो निकल जाएगा, WACC भी फटाफट से निकालेंगे। तो 17.02 आया था आंसर, 17.02 इसका भी होगा, ये रहा, मिल गया। चलो फिर ये था हमारा पी निकालने वाला क्वेश्चन था, ये तो ठीक है क्वेश्चन। ये 168 इसका आंसर होगा, 168 21 इंटू 8 इज 168। तो ये वाला 168 तो ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे मैं आता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे पता आपको जानना है, इस पे मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अब फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट, ये तो मुझे पता है किसका क्वेश्चन है सर, बॉमल का इजी सा क्वेश्चन, 18 लाख सबका आ गया, डन। आगे बढ़ते हैं। ये भी लिंटनर का क्वेश्चन है, इसका आंसर से कितना आया था, 40 पर शेयर का इसका भी आंसर था, एक बार चेक कर लेते हैं क्विकली। 40 रुपया, हाँ 40 रुपये का इसका भी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में सर, इसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार वापस पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है साथ में। मिस्टर एक्स, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ बीपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स, हैज अ होल्डिंग ऑफ 42,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहीं रुकता हूं। एन कितना उसका, मतलब कितने शेयर्स है, 42,000, ठीक है। द शेयर्स आर करेंटली ट्रेडिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज एट ₹480 पर शेयर। डिविडेंड का क्वेश्चन था तो मेरे को लगा ये होगा कम डिविडेंड प्राइस, ठीक है। कितना, 480। मैंने ये अजम्पशन से आगे बढ़ा था, रीजन बीइंग कि आईसीआई का खुद का बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व है, ठीक है। अब यहां से आगे क्या है, मिस्टर एक्स का क्या पॉलिसी है, वो री इन्वेस्ट कर देता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बैक इनटू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो डिविडेंड उसको मिलता है वो पैसे को वो वापस इन्वेस्ट करने का उसका पॉलिसी है। और यहां तक तो ठीक है। अब बीपीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया है, हैज डिक्लेयर्ड एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ 30 पर शेयर। तो आईसीआई ने ना आपका सजेस्टेड सॉरी स्टडी मटेरियल में आप जाके देखोगे ना, तो ये लाइन थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंटेड है। इसको डिक्लेयर्ड एंड पेड नहीं लिखा है उन्होंने, यहाँ पे इसको डिक्लेयर्ड एंड पेड करने की वजह से ना सर ये कम डिविडेंड प्राइस नहीं माना है। अब इंस्टीट्यूट ने इसको कम डिविडेंड प्राइस नहीं माना, बोल दिया कि भाई ये डिक्लेयर्ड एंड पेड अगर हुआ है तो ये तो मेरा एक्स डिविडेंड प्राइस खुद ही बन गया है, ये मेरा खुद ही एक्स डिविडेंड प्राइस बन गया। तो ये मेरा 480 इज द जो प्राइस चल रहा था, ये 480 ये डिविडेंड देने के बाद का प्राइस है। समझ में आई मेरी बात, डिविडेंड देने के बाद का प्राइस है ये मेरा। यहां तक पहली बात बताओ क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ पे मैंने उस समय क्या किया था सर, कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड पे किया था। ये वाला चीज आईसीआई ने इसको अलग अप्रोच से किया है, उसको उसने एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं माना है, ठीक है ना। कहाँ गया सर ये वाला क्वेश्चन, ये रहा। इसने आईसीआई ने इसको एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं माना है, ठीक है। एंड लॉजिकली इस बार उन्होंने राइट किया है। मेरे को लगा आईसीआई उसको अजम्पशन लेगा नहीं, उसको एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड ही ट्रीट कर देगा, बट इट्स वेरी प्लस थिंग, आईसीआई ने सही किया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर्स अपने ये वाला करेक्ट करेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। इसका आप क्या करते हैं सर, 12,60,000 पे यहाँ पे क्या करना था, 480 से डिवाइड करोगे इस जगह पे, इसको कट करके, तो ये आएगा कितना, 12,60,000 पे 480 से डिवाइड करते हैं तो 2625 शेयर्स आते हैं, 2625 न्यू शेयर्स आते हैं। और आप उसको 42,000 से ब्लू रेड से कर देता हूँ, 42,000 से आप ऐड करते 2625 और आंसर आता 44,625 शेयर्स, ठीक है। ये आपका 44,625 शेयर्स यानी डी इसका आंसर होता। एक ये वाला पार्ट था जो पूरे पेपर में मेरे आंसर तो आईसीआई के आंसर्स में एक ये वाला चीज मिसमैच रहा है, बाकी पूरा पेपर हमारा और आईसीआई का सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए टू जेड सारे आंसर्स टन मैच करेंगे, ए टू जेड फिगर टू फिगर मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये वाला चीज क्लियर हुआ सर। इसको इन्होंने एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं माना, तो इस पे मेरी भी गलती, आई अपोलोजाइज, बट यहाँ पे इन्होंने इसको एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं माना, जो कि सही किया है। आई थॉट कि ऐसा ही अपना स्टडी मटेरियल का आंसर के साथ ही चला जाएगा, उसको एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं मान के कर देगा, बट दिस इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे करेक्शन करके इसको 44,625 मार्क करेंगे। 6 का डी एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 6 का डी ये रहा, 6 का डी है।
कोई भी यहाँ पे और करके ए नहीं लिखा है या कोई और ऑप्शन नहीं लिखा है और करके, कभी कभी ऐसा काम कर देता है इसलिए बोल रहा हूं, तो इसका मतलब उसका कोई और ऑल्टरनेट आंसर नहीं था, ये डी ही राइट आंसर है और ऑल्टरनेट आंसर का जरूरत भी नहीं है, डी इज एक्चुअली द राइट आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा एफएम का एमसीक्यूज कंप्लीट हुआ है। एफएम के डिस्क्रिप्टिव में आते हैं क्विकली। पहला क्वेश्चन क्या था, रेशियोज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 है, कंपलसरी एरिया है आपका। रेशियो का क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। बेसिक डिफरेंस इंटरवल, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं पढ़ के नहीं गया, तो यार ये तो अब आपकी गलती में आएगी। ठीक है, बेसिक डिफरेंस इंटरवल कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था, आपका स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है बीडीआई, तो ये बेसिक डिफरेंस इंटरवल तो आपको मालूम होना चाहिए। सर कितना महीना मैं सर्वाइव कर सकता हूँ विदाउट अ फर्दर कैश इनफ्लो। ठीक है, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ बेसिक डिफरेंस इंटरवल। ठीक है, अब इसमें क्या था, इन्वेंटरी निकालना, वर्किंग कैपिटल निकालना था। आई होप से ये क्वेश्चन आपका बन गया था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको आई नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल से आपको जीपी मार्जिन निकाल लोगे, 25% ऑन सेल्स है, ये सब इजी इजी आप सॉल्व कर लोगे। एंड लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख का आएगा टनाटन। आईसीआई का आंसर भी वही है, 6 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, देख लो 6 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। फिर करंट रेशियो वगैरह उसने यूज करके यहाँ पे क्या निकाला सर, लास्ट में वर्किंग कैपिटल 3 लाख का निकाला, वर्किंग कैपिटल 3 लाख का हमने भी निकाला था लास्ट में। ठीक है, लास्ट में उसने क्या किया सर, लास्ट में बेसिक डिफरेंस इंटरवल निकाला, क्या उसके पास पैसे है और क्या उसका खर्चा लगता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज से 44.44 डेज आया था, 44.44 डेज, हमारे भी वैसा का वैसा ही आंसर आया, एकदम सेम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक हम और आईसीआई एकदम सेम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, यहां तक आप लोग मेरे संग हो। हाँ आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत अभी क्वेश्चन समझाने का मतलब नहीं है, आपको अगर ऐसा लग रहा है सर आप क्वेश्चन समझा नहीं रहे, उसका तो वीडियो बना हुआ है ना अलग से, सेम चीज क्या करेंगे वापस करके। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन 1, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एक और क्वेश्चन, हमारा फैक्टरिंग का क्वेश्चन। सर इतने सारे लोग का कमेंट आ रहा है सर ये फैक्टरिंग क्या हो गया, नहीं तो क्या बन गया, आओ वापस कराते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये फैक्टरिंग नहीं हो गया सर, ये कौन सा भला बन गया कि ये क्वेश्चन इतना पीछे पड़ गया, सब बच्चों को हॉन्ट करना स्टार्ट कर रहा है, इतने लोगों का अलग अलग आंसर आया है, पता नहीं क्यों। मेरे हिसाब से तो बड़ा सिंपल अप्रोच लगना चाहिए। इधर आओ, एक्स लिमिटेड का एवरेज डेटर्स कितना है, 90 लाख का एवरेज डेटर दे दिया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे एवरेज डेटर दिया है इस क्वेश्चन में, पहली बात तो यही है। अरे अब अपने को हैबिट क्या, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सब में सेल 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 सेल्स देके स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे एवरेज डेटर है, तो अब कोई क्वेश्चन वैसे ओवरलुक, कोई बच्चा अगर वैसे ओवरलुक कर जाएगा तो वो तो एकदम ही अलग बात है। आगे बढ़ रहा हूं, द कंपनीज एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया 60 डेज। सर एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर्स, आपको दोनों चीज दे दिया मैं इजीली, 90 लाख से इंटू 60 करके आपका 5 करोड़ कितना आएगा ये, नहीं 54 करोड़ आएगा क्या ये, 360/60 5 करोड़ 40 लाख, सॉरी हाँ 5 करोड़ 40 लाख आएगा, 360/60 करोगे आप इसको और 5.40 करोड़ से आप इजीली निकाल लोगे हमारा क्या, क्रेडिट सेल्स। 360 भी तो लगाएंगे, हाँ 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 डन है क्या यहाँ पे बात, पहले बताओ यस। उसके बाद क्या है सर, आगे पढ़ेंगे साथ में। एट प्रेजेंट इट इंकर्स क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹4 लाख एंड बैड डेट लॉसेस ऑफ 1% टू क्रेडिट सेल्स। ये दोनों ट्रीटमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ इधर ध्यान से। A factoring company has proposed to purchase these receivables by charging a commission of 2% on credit sales. किस पे चार्ज करेगा सर, 2% क्रेडिट सेल्स, मतलब 5.4 करोड़ पे 2% चार्ज करेगा। ये वाला बात भी क्लियर है, हाँ आगे बढ़ रहा हूं वापस। द फैक्टर विल प्रोवाइड एन एडवांस ऑफ 85% ऑफ रिसीवेबल्स। आओ मेरे संग एक बार यहाँ पे, मैंने कैसे कराया था आपको ये क्वेश्चन, 5 करोड़ 40 लाख का तो सर हमारा सेल आया था, इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। सर रिसीवेबल बैलेंस निकालना स्टार्ट किया, मैंने आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सिखाया, फैक्टरिंग के 2 वर्किंग नोट बना के। आपको हमेशा फैक्टरिंग में बनाना है क्या, दो टेबल बनाना है, एक वर्किंग नोट का बन जाएगा, 2 वर्किंग नोट मतलब क्या है, एक टेबल, 2 टेबल मेरा मतलब, तो एक वर्किंग नोट का बन जाएगा एंड एक आपका फाइनल आंसर जो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रहता है, दो टेबल की बात कर रहा हूं। हाँ तो वर्किंग नोट हमेशा बनाना जरूरी है, ये वर्किंग नोट से आपका आधा काम निकल जाता है। सर आपको ना वो सेंटेंस वाइज प्रेजेंटेशन करने का दरकार नहीं है, जो आईसीआई बहुत बार कर रहा है आजकल। आप इसमें जाओ, बहुत इजीली समझ में आएगा। अब साथ में देखो सर, रिसीवेबल बैलेंस था 90 लाख का, हाँ 90 लाख का रिसीवेबल बैलेंस था। मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं कितना अमाउंट आपको फैक्टर पे कर रहा है टू द कंपनी, कितना अमाउंट फैक्टर देता है कंपनी को। ठीक है, तो भाई कंपनी का रिसीवेबल कितना था, 90 लाख का था। फैक्टर क्या बोला अपना, 2% कमीशन काटेगा, किस पे काटेगा, 90 लाख पे काटेगा। ये वाला टेबल हमेशा बनता है ऑन रिसीवेबल बैलेंस, रिसीवेबल बैलेंस पे बनता है। ठीक है, तो 90 लाख का 2% का कमीशन काटेगा सर, वो यहां भी क्लियर है अपने। हाँ सर उसके बाद वो कुछ रिजर्व रखेगा @ 15%, यहां पे वो वाला लाइन पे आ जाओ। द फैक्टर विल प्रोवाइड एन एडवांस ऑफ 85% ऑफ रिसीवेबल्स
after keeping 15% as reserve and will charge an interest at 15% per annum for the collection period. सब 15% का तो रिजर्व रख रहा है और 15% के हिसाब से निकाल रहा है। सर यहाँ पे क्या होगा? सर बोल रहा 90 लाख का 15% रिजर्व रखेगा, क्या दिक्कत हुई बताओ ना। फैक्टर विल प्रोवाइड एन एडवांस ऑफ 85% ऑफ रिसीवेबल्स। मेरे को बताओ इस लाइन में दिक्कत क्या? मेरा रिसीवेबल कितना था? 90 लाख का। मेरा रिसीवेबल कितना था? 90 लाख का। बोल रहा हूँ उसका 85% रखेगा तो बाकी 15% को वो हटाएगा, 85% ही देगा, 85% ही देगा, एडवांस करेगा और 15% वो रिसीवेबल रखेगा। आफ्टर कीपिंग 15% एज रिजर्व लिखा है ना, लिखा है ना। आफ्टर कीपिंग 15% एज रिजर्व रखेगा वो और उसके बाद बाकी रुपया को वो हमें देगा। वो ऐसा तो क्वेश्चन लिख के दे रहा था। हाँ तो वही मैंने किया। आपका 7470 बचता, अब उस पर इंटरेस्ट बात करोगे आप, इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करोगे सर। 7470 पे 15% इंटू 60/360 का इंटरेस्ट आप हटाओगे। यस सर, क्योंकि आपको बोल रहा है ना यहाँ पे कि हमारा एंड विल चार्ज एट इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर द कलेक्शन पीरियड। विल चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर द कलेक्शन पीरियड। बोल रहा 360 डेज तो बोला ही था, ठीक है। तो सर जितना बचा उस पर 15% का इंटरेस्ट हटाएंगे तो अब मेरे को जो बचता है ये 73 लाख, दैट इज द अमाउंट पेड टू द कंपनी, दैट इज द अमाउंट पेड टू द कंपनी। इजी है बस। अब आपको आना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। मेन दिक्कत था ये रिजर्व वाले एरिया में, ये रिजर्व और इंटरेस्ट वाले एरिया में मेन दिक्कत आ रहा है। सर किस पे करेंगे? कोई बोल रहा है इसको इससे माइनस करने के बाद जो बचता है उस पे आप 15% करोगे। अरे क्यों करोगे? क्वेश्चन बोल रहा है ना रिसीवेबल पे कर, बात खत्म। रिसीवेबल 90 लाख पे 15% रखना है और 85% देना है, बोल रहा है ना, तो वही करेंगे बस, बात खत्म, डन। इजी है ना? अब कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, अब तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अब तो आईसीआई का भी आंसर आ गया है। क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताओ पहले यहाँ पे। सर यहाँ पे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट होगा तो प्लीज़ एक बार वापस कमेंट करना। नीचे डिटेल्स ऑन है, वहाँ पे रीच आउट करिए, एक बार पूछना कि सर यहाँ पे अभी भी कोई डाउट है, तो एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बन जाएगा। आपका बैड डेट का सेविंग्स निकल जाएगा, सेविंग्स इन एडमिन निकल जाएगा और आपका कॉस्ट पता ही है 2% आपका सेल्स पे बोला था कमीशन, और इंटरेस्ट का एक्सपेंस हमने निकाल लिया। ये तो निकला था सर हमारा किस पे? रिसीवेबल बैलेंस पे। इसको आपको निकालना है ईयरली क्रेडिटर बैलेंस पे, तो आपको ईयरली क्रेडिट सेल्स पे निकालना है, ईयरली निकालना है। तो इस वाला टेबल पे आप 11,20,500 पुट करोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट जो अमाउंट पेड निकालते हो ना, ये आपका निकलता है रिसीवेबल बैलेंस पे, रिसीवेबल बैलेंस पे। और यहाँ पे जब आप करते हो तो ये फुल ईयर पे करते हो, ये आप फुल ईयर के फिगर्स पे करते हो। सारी चीज़ देखो ना, क्रेडिट सेल्स पे कर रहे हो और सारा चीज़ क्रेडिट सेल्स पे काम कर रहे हो, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स। क्लियर हुआ क्या? इसको भी आपने क्या किया? फुल ईयर पे तो कर दिया ना बाद में, डन है। ये एकदम क्लियर है क्या अपने? यहां तक एकदम क्लियर है? बताएंगे पहले, यहां तक तो एकदम सही जा रहे हैं सर, यहां तक अपने सही जा रहे हैं सर, यहां तक अपने क्लियर है? ये बता दो सर। ये होगा 60, ठीक है सर। ये होगा 186,750 इंटू 6, 11,20,500, ठीक है, डन है बात। आओ आगे बढ़ू। हाँ अब तो क्या था सर, नेट कॉस्ट निकल गया हमारा 12,60,000। आओ एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर भी दिखा दे क्विकली। टन 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 12,60,500 नेट कॉस्ट, 12,60,500 हमारा नेट कॉस्ट टन टन मैच किया। डन है क्या बात? उसके बाद इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग 17.007% आएगा, 17.30। 12,60,500 बाई 72,83,250, 12,60,500 बाई 72,83,250 करके 17.007% आंसर आया। इसका भी वही है, डन है। हमेशा ध्यान रखना आप इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरी ना दो तरीके से निकालते हो। ये सबसे सिंपल तरीका मैंने वैसे कर दिया, नहीं तो दूसरा तरीका आप इसको क्या करके करते हो सर, 7470 पे से निकाल दिया, यानी इस वाले फिगर पे निकाल दिया। सर ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था। बिफोर इंटरेस्ट वाले फिगर पे भी आप निकाल सकते हो और आफ्टर इंटरेस्ट वाला जो फिगर बचता है उस पर। ज़्यादा लॉजिकल मेरे को ये वाला लगता है तो मैं इस पर हमेशा करता हूँ। डन है क्या? आईसीआई दोनों आंसर हमेशा से देते हुए आया है तो दोनों आंसर अपने को सही लगता है, ठीक है। एडवाइस देना था, एडवाइस तो ऑब्वियसली आपको फैक्टरिंग एक्सेप्ट नहीं करना, आपको इफेक्टिव कॉस्ट आया है, बात खत्म। चलो आ जाओ, डन। 1C अगेन, इस क्वेश्चन में भी कुछ डाउट्स आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। इसका भी देख लो सर। गॉर्डन का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया 240 रुपये पर शेयर। 240 रुपये पर शेयर का आंसर है। नंबर ऑफ शेयर 10,000 आएंगे, नंबर ऑफ शेयर 10,000 आ गए। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। MM हाइपोथेसिस लगाओगे सर, आपको इजीली मिल जाएगा हमारा P1 का वैल्यू 288, P1 का वैल्यू 288, डन। यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। 288 आने के बाद वापस MM हाइपोथेसिस करके आपको निकालना है इस बार हमारा
अर्निंग्स 3,32,000 आपको निकालना, अमाउंट ऑफ फंडिंग्स आ गया 3,32,000 का। डन है ये वाला क्वेश्चन भी। आपको डिटेल आंसर समझने को चाहिए तो मैं वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, उससे आप वो देखना। लेकिन अभी फिर फटाफट बस सजेस्टेड को समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको दिक्कत हुई होगी उस पर मैं रुक रहा हूँ, बाकी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन ऑफ लेवरेजेस, इसमें भी एक जगह पे डाउट आएगा, देख लेते हैं क्विकली। पहला तो टेबल इजी है, इनकम स्टेटमेंट बनाने का था। हाँ, पहले तो आपको ईबीआईटी निकालना है, फिर कंबाइंड लेवरेज निकालना है, और फिर बोल रहा है आपको क्या भाई, एडवाइज द लेवल ऑफ सेल्स अब अगर मेरा ईबीटी 0 हो जाएगा तब क्या। एकदम सिंपल पेटेंटेड क्वेश्चन आता है ये सब, ठीक है। ये वाला टाइप का क्वेश्चन बहुत बहुत पूछता है आजकल। कैसे करोगे बताओ? सिंपल है सर, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ईबीआईटी निकाल लेंगे। आओ, इनकम स्टेटमेंट मैंने बनाया, ईबीआईटी निकाल लिया, 18 लाख का टनाटन मैच करता है। 18 लाख देख लो। 18 लाख कहाँ गया सर हमारा? ईबीआईटी 18 लाख, ये रहा ईबीआईटी 18 लाख, एकदम सही से बैठ गया। डन, आगे बढ़ेंगे। कंबाइंड लेवरेज, अब यहाँ पे आया दिक्कत, और वो एकदम जेन्युइन आपका डाउट है, इसलिए आईसीआई का को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उसने 2 आंसर यहाँ पे दे दिया आपको, ठीक है। आईसीआई ने आपको कंबाइंड लेवरेज निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी के तरीके से भी आंसर दिया है, और साथ में यहाँ पे एक और लगा के कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी माइनस प्रेफरेंस वाला चीज भी करके दिया है। सर आपको मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेफरेंस को प्री टैक्स वाला जो होता है ना सर, प्रेफरेंस बाय 1 - टी, ये वाला तरीका से भी करके दिया है। तो आपको जिस बच्चों को डाउट आ रहा था सर प्रेफरेंस दिया हुआ है तो हम वैसे क्यों नहीं, देखो ये रहा प्रेफरेंस वाला लॉजिक से 3.84, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो आपका सेल्स का लेवल आएगा 2697। ध्यान दो यहाँ पर, the combined leverage and sales can also be calculated without deducting the preference in the following way। तो ऐसे बोल रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिना प्रेफरेंस के भी करो। ऐसे को मैंने आपको बताया था May 23 का किसी पेपर में उसने क्या किया था, बिना प्रेफरेंस से किया था। मैंने आपको अपने कमेंट पे दिया हुआ था, वहां पे पिन कमेंट पे देखना, जाके पढ़ना उसको। तो वहां पे आईसीआई ने कहा भी था कि मैं बिना उसके भी कर सकता हूं, और उस बात को उसने ऑनर किया है, माना है, और बिना प्रेफरेंस के भी करके 3.2 दिखाया है। तो जो बच्चों 34 37 आंसर आया और 3.2 आया, देख लो 3.2 आंसर मेरा भी था, और 34 37 मैंने इसका रीजन भी दिया था आपको पिन कमेंट पे वहां पे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दोनों तरीके से जिससे भी किया आईसीआई ने आपको एक्सेप्ट किया, मार्क्स दिया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। डन है, यहां तक भी अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लगा ये वाला चीज, पहले आओ तो बताओ। हाँ, ये वाला चीज सर अच्छा लगा मेरे को कि आईसीआई ने दोनों चीज का आंसर सजेस्टेड में ही दे दिया। वरना तो आजकल बहुत बार ये भी सुनने मिलता है कि मॉडल टेस्ट आंसर जो होते हैं ना, जिससे आपका पेपर चेक होता है, उसमें दे देता है ज्यादा आंसर और आपको सजेस्टेड में नहीं देता है। तो वो चीज को धीरे धीरे कम कर रहा है और आपको सजेस्टेड को एट पार बनाने का कोशिश में है, विच आई फील कि आईसीआई इज डूइंग अ गुड थिंग। तो ये अपने लिए बिग पॉजिटिव है। डन, एक और अच्छा बड़ा क्वेश्चन में आएंगे, इसमें भी बहुत डाउट, इतने डाउट्स आ रहे हैं इस पेपर में, बाप रे बाप। आओ इधर सर, ये हमारा आ गया कैपिटल कैपबज का क्वेश्चन। हमारा कैपबज का क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने बहुत ही ढंग से बनाया क्वेश्चन की सर टैक्स रेट कहीं नहीं दिया, देखा टैक्स रेट कहीं नहीं देता इस क्वेश्चन में, आपको के दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, टैक्स रेट इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, राइट। और हाँ, टैक्स सेविंग्स दे दिया और टैक्स रेट कहीं पे नहीं दिया इस क्वेश्चन में। ध्यान देने की बात ये थी। और सबसे पहले तो टैक्स रेट निकालना था सर इस क्वेश्चन में, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना था। ये वाला चीज़ आपको क्लिक किया होगा, ये वाला चीज़ तो आप लोग सब मेरे संग एग्री थे कि हाँ 25% टैक्स रेट। अब धीरे धीरे आपकी तकलीफ बढ़ना स्टार्ट होगी। WACC निकालना पड़ा 12% से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, ये भी ठीक है। अब यहां पे आएंगे सर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पैट एंड सी फैट में। एवरेज पैट एंड सी फैट निकालने के लिए क्या किया सर, हमने कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स से स्टार्ट किया, डेप्रिसिएशन हटाया, कैश फ्लो बिफोर टैक्स आया, टैक्स आप माइनस खुद करोगे, पैट आ गया, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, सी फैट आ गया। एवरेज पैट कैसे आता है सर, आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी पैट्स थे उन सबको लिया मैंने, डिवाइड बाय 4 किया, एवरेज पैट आया 8,32,500 का। टनाटन देख लो एक बार ये सही किया है कि नहीं। ये 8,32,500 का एवरेज पैट इसका भी आता है। सारे फिगर्स एकदम परफेक्टली बैठ रहे हैं, पैट के फिगर सारे परफेक्टली हमारे बैठ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक ओके है सब? हाँ, यहाँ तक तो सर हम ओके हैं। नाउ द प्रॉब्लम अगेन इज ARR निकालने के लिए कोई बोल रहा है सर ये हमने एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट वाले मेथड से क्यों किया सर, हम क्या इनिशियल इन्वेस्टमेंट के मेथड से कर सकते थे क्या, हम क्या दूसरा मेथड से? अरे क्यों कर सकते हो, आपके पास जब डेटा है, ध्यान से सुन लो अभी के मेरी बात, आगे के एग्जाम में आपको हेल्प आएगा। अगर आपके पास डेटा है तो ऑलवेज गो फॉर एवरेज पैट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड ओनली, एवरेज बेसिस मेथड ओनली।
वाई विल यू गो फॉर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड और एनी अदर मेथड गाइज, टेल मी। सर अगर हमारे पास डेटा है तो हमेशा ये मेथड पे जाना है। मैंने हर बार आपको हर वीडियो में जब भी आपको ये चीज़ सिखाया गया ना, ये मैंने जोर जोर से बोला है कि आपको हमेशा एवरेज बेसिस में ही जाना चाहिए। क्लियर है क्या बात? समझ में आई मेरी बात यहाँ पे? हाँ बोलो, हाँ सर ठीक है, तब तो ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना पता है, इनिशियल प्लस सैलवेज बाय 2, सैलवेज निकल जाएगा सर 10% के हिसाब से 13,20,000। एवरेज पैड में निकाल लिया हमने, एवरेज पैड निकाल लिया फ्रॉम अबव गिवन, मतलब क्या फ्रॉम अबव, ठीक है ना। ARR आ गया हमारा 63.07%, बड़ा ही हाई ARR आया था सर। आंसर टनाटन सही है, 63.07%। पूरा पेपर हमारा हूबहू मैच करेगा सर, इंस्टीट्यूट के संग, टेंशन मत लो। स्टेप स्टेप तक मैच करा के दिखाऊंगा आपको, फॉर्मूला तक मैच करके दिखा रहा हूँ आपको। और क्या चाहिए बताओ? डन है। WACC निकाल लिया 12% का। आंसर आएगा, NPV निकालना था 1886, देख लो आंसर वो भी आया होगा 1836। यहाँ पे हमारा आया गैप 50,000 का गैप आएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है देखना पड़ेगा, वो चीज़ देख लेंगे क्विकली। 924 13,03,000 10,57 और 849 10,57 849, और इसने ऐड किया 152, कितना आता है एक बार देखो तो, 849,060 प्लस 152 640 करोगे 10,17,000 आएगा। 10,17,000 सारा को जोड़ोगे 1836 और माइनस, तो आई थिंक सो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। इन सबको जोड़ के ये माइनस करने में या तो ये 1836 हमारा ही राइट है, या तो इसका 1886 यहाँ पे इसका कोई गलती है, तो वो आप लोग देख लोगे ना, बताओ मेरे को। 40 to 86 आएगा क्या? करा देता हूँ, चलो 1 मिनट, पता चल जाएगा। 924 255 प्लस 1303095 प्लस 1057320 प्लस 100 1700 4286 माइनस 24 लैक्स 1886। हाँ एक ही बात है सर, यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन का गड़बड़ हो गया, इसको 1886 कर लेना प्लीज़, ये वाला चीज़ को यहाँ पे ठीक कर लेना। डन है क्या बात? ये वाला चीज़ का करेक्शन कर लोगे सर, ये वाले सारे स्टेप्स तो राइट थे। कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी। डन? हाँ सर। तो सर स्टेप्स तो हमारे सारे राइट है, हमने किया सारा लॉजिक सही लगाया, अजम्पशंस भी हमारे सारे राइट है। डन है क्या? हमारा आंसर भी आ गया 1886 370। डन, ये वाला चीज़ भी मैंने ना कोई आंसर चेंज नहीं किया सर आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सर उस समय जो था भी आंसर चेंज करके दिखाओ, नहीं ऐसा काम नहीं करता है, जैसा था वैसा का वैसा प्रेजेंट किया। एक और हमारा आया डायनामाइट क्वेश्चन, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायर्ड। अब हर सीए का बच्चा ना ये एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायर्ड का कंसेप्ट तो जरूर सीख गया होगा। ये इंटर में जिसने एग्जाम दिया ना Jan 26 में, फाइनल में जाके उसको ये वाला कंसेप्ट में तो हूबहू एकदम राइट करके आएगा, कभी गलती नहीं होगी उससे। ये ऐसा चीज पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन नंबर 3A। ओहो क्या आ गया है, द बैलेंस शीट दिया हुआ था आपको और सब कुछ कर करा के बोला कि निकालना है एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड। मैंने आपको समझाने के लिए ना ये बहुत बढ़िया सा एक तो बैलेंस शीट बना के समझाया था कि आपको एक्सटर्नल फंड्स निकालने बोल रहा है, आपको बोला था सारे एसेट वगैरह 20% से बढ़ रहे हैं, आपका पेएबल प्रोविजन 20% से बढ़ रहा है, तो एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे? रिजर्व्स का फिगर 195 आपको मिल रहा था, देखोगे एक बार, देखो एक बार उस क्विकली आप लोग देखो कहाँ गया ये रहा। आपको बोला सेल आज का दे दिया, आपको बोला नेक्स्ट ईयर सेल बढ़ेगा 20% से, नेट प्रॉफिट आपको बोल रहा 5% ऑफ द सेल्स होगा, तो आपको क्या मिल गया सर? आपको हमारा आपका क्या मिल गया सर? प्रॉफिट का फिगर मिल गया, प्रॉफिट का फिगर मिल गया। डन है क्या बात? बताएंगे सबसे पहले सर। हाँ डन है, डन। आगे अब उसमें से आप डिविडेंड भी दे दोगे 50% का, प्रॉफिट का फिगर में से डिविडेंड भी दे दोगे 50% का, एंड उसके बाद जो बचेगा वो आपके रिजर्व्स में ऐड होना चाहिए। उसके बाद जो बचेगा वो आपके रिजर्व्स में ऐड होना चाहिए, मतलब 700 आएगा ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपका अगर आया 168 का रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ था, 168 से 195 आपको इसको करोगे तो ये आएगा सर हमारा 700 और ये 50 गया तो 35 और 27 900। सेल्स फॉर द करंट ईयर 900, देखो इधर देखो एक बार, सेल्स फॉर द ईयर आपको 900 था, 20% बढ़ाया 1080 आया। नेट प्रॉफिट निकालना 5% 54 आया। 27 कैसे आया सर? डिविडेंड आपको 50% देने के बाद 27 दे दिया, डिविडेंड 27 रख लिया। इंक्रीज इन एसेट्स आपको निकल जाएंगे सर 1308 माइनस 144 माइनस 1308 कैसे आया? 1308 सारे एसेट्स का टोटल माइनस करोगे 144 माइनस करोगे 96, क्या था हमारा? पेएबल एंड प्रोविजन का फिगर। और ये सबको करने के बाद आप इसका 0.2 करते हो, इतना आपका इंक्रीज होता है 213 का, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो 186.5
26 है। इसी चीज़ को आपको इस बैलेंस शीट से भी मैं समझाने का कोशिश किया था आपको कि सर इस बैलेंस शीट से भी अगर आप सोचते तो ये सारा फिगर है, ये 20% से बढ़ रहा है, ये सब 20% से बढ़ रहा है, मेरा रिजर्व इतना बन रहा है, तो मेरा अल्टीमेटली दिस माइनस इन सबको करोगे तो ये आपका आंसर ये और ये वाला टोटल का आंसर -260 420 220 करते तो आपका एक्सटर्नल फंड कितना आपको और चाहिए निकल जाता। तो वो लॉजिक इसने लगाया वर्किंग कैपिटल के संग, उसको मर्ज करके क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, नहीं आना चाहिए था बट मैं आपको समझा रहा हूं वापस। डन। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, 186.6 भी देखो हमारा टनाटन मैच करता, 186.6 आया, उसको उसने दो तरीके से प्रेजेंट किया, उसका कोई दरकार है नहीं हमको। अब उसके बाद अगेन 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 पार्ट में अमाउंट अलग अलग अमाउंट निकालने का था, है ना। करंट एसेट्स आ गया, उसके बाद एक्स आया 98.86 कुछ आया होगा, इसका भी 98.86 एडिशनल फंड निकालना था। उसके बाद यहाँ पे 480 आएगा, 60 आएगा, 27.74 लास्ट वाले पार्ट में आएगा, 480 60 27.74 इसने बैलेंसिंग फिगर से निकाला, मैंने भी उसको बैलेंसिंग फिगर से ही निकाला है। पेंडिंग अमाउंट्स टू बी रेज्ड इतना था, इतना इतना मिल गया, तो ये बैलेंसिंग फिगर 27.74 आया। एंड ये आपका कॉम्पोजिशन ऑफ द फंड मैंने आपको टेबल में बढ़िया से प्रेजेंट करके दिया था। हुबहू मैच कर गया हमारा आंसर, यस और नो बोलेंगे सर, सारे आंसर्स परफेक्टली मैच कर गए हैं। डन है, यस यस यस। क्या बचा है सर, एक थ्योरी का क्वेश्चन आया था फिक्स्ड कॉस्ट फंड वाला, ये सब डबल एज शॉर्ट वाला जो आया था ये आपका बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स ऑफ सीड कैपिटल ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपका राइट हो गया होगा। डन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया तो कंप्लीट हो गया सर, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले पे भी आना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली आते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। एमसीक्यूज आई नो आपका बन गया, एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं है, सारे आंसर स्टैंडर्ड सही है, एमसीक्यूज में कोई एम्बिग्यूटी भी नहीं थी। एक बार सीधा आएंगे डिस्क्रिप्टिव में एसएम का, कि क्या बोलता है एसएम का डिस्क्रिप्टिव। मैंने आपको क्या बोला था एसएम का डिस्क्रिप्टिव के लिए, मैंने आपको दिया था सुपर 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थे जैन 26 में, 15 क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थे। उन 15 क्वेश्चन में से डिस्क्रिप्टिव का पता कितना मार्क्स आया था, 30 मार्क्स आउट ऑफ 35। उसका भी एक अलग वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला है, उसको समझाते हुए कहा सर 35 में से 30 मार्क्स उन 15 क्वेश्चन से आ गया था, और क्या चाहिए बताइए। तो ये एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं, क्विकली एक बार देखोगे। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डाउट, आओ इधर आओ, मैंने आपको बहुत बढ़िया लॉजिक से बताया था इसका आंसर कैसे निकल रहा है, ठीक है। फुल हेल्थ लिमिटेड इज अ बेवरेज कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्रिंक, इट प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू लाइन ऑफ बेवरेजेस टारगेटेड एट अ हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर। बहुत बढ़िया बात है ये सारा। अब आगे क्या है, द इंडियन एनर्जी ड्रिंक मार्केट हाउएवर इज ऑलरेडी सैचुरेटेड विद स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स वहां पे हैं ऑलरेडी, इंक्लूडिंग सेवरल वेल एस्टैब्लिश्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स। सो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड से बहुत सारे हमारे हैं। अच्छा, उसका कहानी जैसा नहीं आ रहा है ये लाहौरी जीरा का कहानी, आप लोग भी पढ़ना। लाहौरी जीरा हमारा कैसे आके उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया इंडिया के बेवरेज मार्केट में, वैसा कुछ स्टोरी बन गया, ठीक है। दैट कमांड सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, जैसे ये इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन के हुए, हमारे पेप्सिको हुए, हमारे कोको कोला हुए, सब क्या इंटरनेशनल कंपनीज है। कंसिडरिंग द डोमिनेंट पोजिशन ऑफ दिस राइवल्स, विच एनालिटिकल टूल वुड यू रिकमेंड the manager to use the market environment? Additionally explain the procedure for implementing this tool. सर कितने लोग तो बोल रहे हैं आई डोंट नो हाउ, कोई बोल रहा है सर पोर्टर होगा, ठीक है, फिर कोई बोलता है सर पेस्टल लगा दे क्या, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, और लास्ट मैंने बोला सर आपको कुछ नहीं करना था, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग एसजीएम लगाना था। अब आप बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा ऐसे ने दिया है। सर पोर्टर तो होगा नहीं, मैंने आपको एक बढ़िया क्या बोलते हैं हैक के जैसे भी समझाया था, इधर हो गया एक बार। सर इसका आंसर पोर्टर क्यों नहीं होगा, और एक रीजन बताओ मैं आपको, सोच कर देखो, कभी भी एक पेपर में दो सेम क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं आ सकते हैं ना, लेकिन जिसने कहा कि सर पोर्टर होगा इसका आंसर, वो मेरे को एक चीज़ बताएगा, कहाँ गया सर, मिल नहीं रहा हमको। क्वेश्चन 8 था ना, क्वेश्चन 7 आया, ये इनोवेशन 8 होगा, एक सेकेंड। हाँ ये रहा पोर्टर, पोर्टर हमारा पोर्टर का 5 फोर्सेस पे डेडिकेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8A में, वो वापस थोड़ी ना 5A में पूछ लेगा पोर्टर का क्वेश्चन, 2 बार सेम चीज का लिख के मार्क्स दे देगा। आप क्या करोगे, जाके 8A में लिख देना, हाँ रेफर क्वेश्चन 5A अबव, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ बदमाशी ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो। क्वेश्चन 8A में ऑलरेडी पोर्टर मांग रहा है ना, तो क्वेश्चन 5 में तो पोर्टर का आंसर होगा ही नहीं। एकदम सिंपल लॉजिक को लगाता वहां पे, तो ऐसे भी उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देता उस पॉसिबिलिटी को, और पोर्टर होना भी नहीं चाहिए। आपको एनालिटिकल टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग बोल रहा है, तो आपको प्रोसीजर जो दिया हुआ है ना, वो सिर्फ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का ही आपके बुक में दिया हुआ है। तो सर स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का प्रोसीजर देना है, सर पोर्टर को इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रोसीजर है क्या किताब में?
कोई प्रोसीजर होता भी है क्या? नहीं होता है, तो कैसे लगाओगे? तो ये तो कट गया। पेस्टल भी लगाने का सोच रहा हो तो क्या प्रोसीजर है? कोई प्रोसीजर नहीं होता है, वो भी कट गया। तो आंसर हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। डन है। तो मेरा आंसर भी वही था, एसजीएम था, तो आप जाके देख सकते हो एसजीएम इज 10/10 राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक सोल्यूशन है, उसके बाद इसका बहुत सारा बात बोल रहा है। व्हाट कॉर्पोरेट शुड मोक्ष अडॉप्ट एंड व्हाट मेजर्स। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया? अब इसके लिए भी क्या किया गया, कहाँ गया? अच्छा ये तो वन है ना, इसके लिए भी क्या किया गया? नेक्स्ट टेक सॉल्यूशंस के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा था कंपनी, लिखा हुआ था सर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी अपने को लगाना पड़ेगा। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी में उसका क्या स्टेजेस रहता है वो अपने को इजीली पता, वो सारे स्टेजेस आपको यहाँ पे लिखने थे, बस डन है क्वेश्चन। यस, लास्ट वाला क्वेश्चन तो कंपेटिटिव लैंडस्केप वाला इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो। तो कंपेटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस में आपको स्टेप्स लिखने थे, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर है उसके बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। डन। कॉर्पोरेट कल्चर डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ोगे। उसके बाद क्या है? इन अ बिजनेस स्ट्रैटेजी कंसिडर फर्म परसुइंग कॉस्ट लीडरशिप टू बिकम, ठीक है, फॉर दिस अप्रोच टू बी इफेक्टिव व्हाट आर द की कंडीशंस टू बी मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉस्ट लीडरशिप के लिए क्या होना चाहिए बोल रहा है। हाउएवर कॉस्ट लीडरशिप इज नॉट विदाउट इट्स पिटफॉल्स, डिस्कस द पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस दैट कुड डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। क्या उसका डिसएडवांटेज रहता है वो आपको बताने के लिए बोला है। 4 डिसएडवांटेजेस आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उसने भी यहाँ पे दिया। और आपको कॉस्ट लीडर के लिए उसने बोला है कि 2 मेन पॉइंट क्या बोला है, देखो, मार्केट इज कंपोज ऑफ मेनी प्राइस सेंसिटिव बायर्स और देयर आर वेज टू अचीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये दोनों चीज अगर रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। स्ट्राइविंग टू बी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एनर्जी कैन बी स्पेशली बी इफेक्टिव कब? जब when the market is composed of many price sensitive buyers, तब आपको कॉस्ट लीडरशिप का बहुत हेल्प होता है। when there are few ways to achieve differentiation, अगर डिफ्रेंसिएशन होगा ही नहीं तो कॉस्ट लीडर के लिए वो मार्केट हमेशा अच्छा, वरना डिफ्रेंसिएशन करके क्या है, आप प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट कर देते हो। इजी है, यस। डन है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑर्गेनाइजेशन टू सिलेक्ट द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। एसपीएम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनोवेशन का क्वेश्चन भी अच्छा आया था, डायरेक्टली एडवांटेजेस पूछ लिया, और ना इस क्वेश्चन में इसने रिस्क पूछा है, ये रिस्क आपके बुक में है नहीं, ये रिस्क आपसे नया पूछ लिया, ये रिस्क आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, न्यू पार्ट बोलूंगा मैं। तो आई बिलीव इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 3+2 का होना चाहिए, मे बी। कितना पॉइंट दिया इसने बी में इनोवेशन के लिए? ये आंसर में 4 पॉइंट दे रहा है, तो आई बिलीव 3+2 का इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 2 नंबर यहाँ पे आप बोल सकते हो, आपको डेंजर था थोड़ा, लेकिन आपको थोड़ा मन से सोच के लिखते तो रिस्क बना सकते हो, बट ठीक है, एटलीस्ट 3 मार्क्स आपको यहाँ पे इजीली पॉकेट किया जा सकता है। डन है। हाँ, फिर तो लास्ट क्वेश्चन है पोर्टर पे, उसका तो आंसर मालूम है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या होता है, ये इजी क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट एकदम। और शॉर्ट नोट में कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, इस पे तो क्या ही कहना, ये तो एकदम सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक से है। तो स्ट्रैटेजी के बारे में अच्छा सा यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लिखा है सर, आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने का दरकार नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम क्या ना, शॉर्ट नोट जब भी आता है ना, मतलब आंसर लॉन्ग देना है, ठीक है। ये वर्ड शॉर्ट नोट जब भी आया तो मतलब क्या, लॉन्ग नोट, नो लॉन्ग लिखना आंसर। और इतना ओपन क्वेश्चन बोल देते ना, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी पे लिखो। आपके किताब में ना ऐसे स्ट्रैटेजी बोल के, सॉरी स्ट्रैटेजी बोल के, कट जा भाई, स्ट्रैटेजी बोल के ऐसे पॉइंट वाइज और ऐसे करके ना डिटेल अच्छे से आंसर है नहीं, आपको चार्ट काट छाट के या क्वेश्चन बैंक में से इसका आंसर बना के लिखना पड़ता है। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, एडवाइजेबल नहीं अटेम्प्ट करना। आपको इसमें 5 में 5 मिलने का चांस, सच बोलूँ तो 90% तो नहीं है, नहीं मिलेगा इसमें 5 में 5। आपको उसमें इतना चीज़ लिखने का बन जाता है और एग्जैक्टली उसको उसका सजेस्टेड से मैच करवा के देना इज डिफिकल्ट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉइंट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जो बुक से डायरेक्टली मिलता है, उस टाइप के क्वेश्चन ए और बी अटेम्प्ट करना चाहिए। समझ में आया आपको कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन रखनी चाहिए? छोटा सा आधी घंटा में मैंने ट्राई किया पूरा कंप्लीट करने का, मेरी बात ध्यान से 2 मिनट सुन के जाओ। सर FM एंड SM के मैंने आपको आंसर्स डिस्कस करवा दिए हैं, आज रिजल्ट आया था, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ है, मेरे को पता है। ये वीडियो आई होप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के एंड में कमेंट करके जाओ कि आई विल क्लियर माई CA इंटर एग्जाम्स इन May 26। May 26 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आई विल क्लियर माई एग्जाम, आई विल गिव माई 200%। ये वाला एक आप कमेंट करके नीचे जाओगे, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा जो आपके लिए हेल्प कर जाएगा, देख लेना। जो आपने बोलते ना, शाहरुख खान का डायलॉग था कि किसी चीज़ को इतनी दिल से चाहो कि सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, कोशिश में लग जाती है, तो वही है, उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं आज के टर्म्स में, ठीक है ना। तो वही अपने को करना है, पॉजिटिव रहना है, एक अच्छा माइंडसेट के संग।
आप लोग अपने मे एग्जाम से अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं हूँ, नीचे मेरी डिटेल्स ऑन है, आप मुझे रीच आउट करना। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको रीच आउट कर लीजिए, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे वेबसाइट में जाके आपको आपको मटेरियल, कोई भी टाइप का वेबसाइट आपको बुक्स चाहिए, कोर्सेज चाहिए तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।